Hello, dear students. A very good evening to all of you. Good evening, everyone. Good evening. चलिए जुड़िए सभी लोग जल्दी से। क्या हाल है मेरे प्यारे बच्चों? स्वागत है आप सभी का। प्रतीक बेटा पीपीआई। अरे आशीष बाबू, अंधेरा नहीं है, उजाला ही है। इससे ज्यादा उजाला करूंगा, बहुत ज्यादा उजाला हो जाएगा। सर एएनएस की पढ़ाई कैसे करूं? परेशान मत हो, अभी मैराथन शुरू होने दो। मैराथन के अकॉर्डिंग जो जो टॉपिक आता जाएगा उसका रिवीजन करते जाओ और मैं साथ में रिवीजन कराता जाऊंगा, तो हो गया काम की बात। अच्छा, रूम की लाइट, तुम लोग ना अच्छे बच्चे नहीं हो। अब ठीक है? अब लाइट चालू है? ये तुम्हें मजा आ रहा है कि ना फॉन्ट का कलर अच्छा दिखे ना मेरा कलर अच्छा दिखे, तुम्हें ये वाली लाइट चाहिए ऐसा? क्यों भैया रुते, कितनी अच्छी तो आवाज आ रही है। नहीं, अगर तुम्हें ठीक है, लाइट जल रही है ना, अभी दिख रहा है ना लाइट जल रही है। बहुत बड़े वाले खिलाड़ी हो तुम लोग यार। कुल मिला के सर को डिस्टर्ब करना है ऐसा। चलो ठीक है। ऋत्विक, आपको क्या दिक्कत है भैया? आवाज में क्या दिक्कत आ रही है? मुझे तो बड़ा प्लीजेंट लग रहा है यार ये सेटअप, और तुम कह रहे हो सर ये सेटअप में दिक्कत है। क्या दिक्कत है? चलो आगे बढ़े उससे पहले। हाँ बेटा कृष्णा, बिल्कुल होंगी। नाइपर की भी क्लासेस इसी में होंगी, परेशान मत हो। अभी जो पढ़ रहे हो पहले वो पढ़ो। सर पहले सुन लो, इस बार आपका सैटरडे को जो क्लास टेस्ट होगा, आई होप आप सभी के पास मैसेज आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो लिख लो, बता दे रहा हूं। सैटरडे को आपके जीआईटी का क्लास टेस्ट होगा, जो रात 9 बजे से अगले दिन चलता है ना, 9 से 9 वाला, उसकी बात चल रही है। दूसरा, इसमें सर कौन कौन सा चीज आएगा? सर इसमें आपका अल्सर आएगा, सर इसमें आपका इमिसिस आएगा, सर इसमें आपका कॉन्स्टिपेशन आएगा, सर इसमें आपका डायरिया आएगा, सर इसमें GERD आएगा, सर इसमें IBD आएगा। ये सारा सिलेबस मिला के आपका बनेगा GIT। कितने क्वेश्चन होंगे? सर 50 क्वेश्चन होंगे। पहला क्लास टेस्ट तो दे नहीं रहे हो रे नालायकों, तो तुम्हें सब कुछ पता ही है, तो क्या कहने की बारी है? हाँ, अल्टरनेट बेटा प्रतीक, अल्टरनेट वो है, लेकिन अगर पीपीआई, अगर ड्रग ऑफ चॉइस पूछा जाए नसाइड इंड्यूस, तो पीपीआई में जाना, ठीक है? अरे हाँ भाई, नोटिफिकेशन मैराथन वाला पूरा पहले, एक हफ्ते पहले मिल जाएगा, और पूरा 6 महीने का पूरा शेड्यूल मिल जाएगा, परेशान मत हो। चलिए ठीक है, तो हमने अल्सर कवर किया, इमिसिस कवर किया, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ये हो गया। और आज का छोटा छोटा हमारा टॉपिक है GERD और IBD, इनके बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है? अब आप कहोगे कि सर ये GERD और IBD है क्या? तो खैर, GERD का नाम तो आपको ऊपर देखने को मिल रहा है, गैस्ट्रो इसोफेगियल रिफ्लेक्स डिजीज की बात हो रही है, GERD की बात हो रही है। अब अल्सर तो आपने पढ़ा कि अल्सर क्या है, तो सर हमने बोला कि जब HCl का सिक्रेशन ज्यादा होता है, हमारे स्टमक में गिरता है और वहां पे म्यूकोजल लेयर को डैमेज करता है, तब उसको हम बोलते हैं क्या? अल्सर की कंडीशन में रखते हैं। ये बात हुई थी। लेकिन एक बात फील करो कि कभी कभी आपको वोमिटिंग में ऐसी भी सिचुएशन आती होगी कि जितना भी स्टमक का फूड है, HCl है, वो सब क्या है? अपर GIT में आने लग जाता है, यानी इसोफेगस की तरफ आने लग जाता है। और कैसे आता है? बाय द वोमिटिंग करते हो ना, तो कभी कभी बड़ा GIT में बड़ा गंदा फील होने लग जाता है। लेकिन यहां पे वोमिटिंग नहीं हो रहा है, यहां पे सिंपल एक बात किया जाएगा कि सर गैस्ट्रो इसोफेगियल रिफ्लेक्स डिजीज, जहां पे हमारा GIT यानी स्टमक का जितना भी HCl है, फूड है, वो सब टुवर्ड्स द इसोफेगस आने लग जाता है और वहां पे इरिटेशन कॉज कराता है, उसे ही बोलते हैं GERD। सर इसको रिफ्लेक्स क्यों बोला गया? देखो, आपको पता है कि नॉर्मली हमारे GIT में वन वे मूवमेंट होता है। कहने का मतलब यह है कि लोअर, अपर टू लोअर साइड ही जाएगा, लेकिन यहां पे आपका रिवर्स जा रहा है और ये रिफ्लेक्स की वजह से हो रहा है। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में आपको बताऊं ना, तो आप लोग इसको हार्टबर्न के नाम से जानते होंगे। सर एसिडिटी बहुत ज्यादा हो रही है, हार्टबर्न हो रहा है, सर यहाँ पे पूरा जलन हो रही है। हाँ, ये उसी की बात चल रही है, गैस्ट्रो इसोफेगियल रिफ्लेक्स डिजीज की बात किया जाएगा। और यहां पे भी कोई नई ड्रग आपकी नहीं आएगी, यहां पे आपकी वही जितनी भी अल्सर में यूज हुई हैं, पीपीआई की बात करोगे, H2 ब्लॉकर की बात करोगे, जितने भी आपने वहां पे बात किया है, वही सब यहां भी आएंगी। सो गैस्ट्रोइसोफेगियल रिफ्लेक्स डिजीज इज अ कंडीशन इन विच द स्टमक रीचेस इनटू द इसोफेगस। एक्चुअली स्टमक नहीं रीच करता है, लेकिन स्टमक का जो एसिड होता है वो आपके इसोफेगस रीजन में रीच करने लग जाता है रिफ्लेक्स की वजह से, और वहां पे जो इसोफेगस की म्यूकोजल मेम्ब्रेन है उसमें इन्फ्लामेशन होने लग जाता है। तो यही हमारा कहलाता है गैस्ट्रो इसोफेगियल रिफ्लेक्स डिजीज। अब जरा सुनो, ये तो इसोफेगस में आया, तो सर इसका हमने नाम क्या दे दिया? GERD नाम दे दिया। लेकिन मेरे बच्चे,
अगर स्टमक में है तो गैस्ट्रिक अल्सर हुआ, अगर ड्यूडेनम रीजन में हुआ तो ड्यूडेनल अल्सर या इंटेस्टाइनल अल्सर का नाम आ गया। लेकिन इमेजिन करो कि अगर यही म्यूकोजल लेयर का डैमेज थ्रू द HCl हमारे कहां हो, इन द लार्ज इंटेस्टाइन रीजन में हो, कॉलन रीजन में हो, तब वहां पे आ जाता है वर्ड इंफ्लामेटरी बॉवेल डिजीज। बॉवेल मतलब जो हमारा फूड और HCl जा रहा है ना स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन और वहां पे जाके इंफ्लामेशन करे, तब वो नाम आ जाएगा इंफ्लामेटरी बॉवेल डिजीज, इन शॉर्ट कॉल्ड एज द IBD कहलाएगा। आई होप ये दोनों वर्ड आप पकड़ पा रहे हो कि अगर हमारे इसोफेगस में हुआ तो GRD हुआ, और अगर हमारे लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ जाके म्यूकोजल लेयर डैमेज हुई, इन्फ्लेमेशन हुआ, तब IBD हो गया। सो IBD इज अ क्रॉनिक रिलैप्सिंग इन्फ्लेमेटरी डिजीज ऑफ द इलियम और कॉलन, और बोथ मे बी एसोसिएटेड विद द सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन। जितना भी हमारा GIT में प्रॉब्लम हो रही है, खासतौर पर स्टमक में प्रॉब्लम हो रही है, उसके आगे की कहानी में ये आपको देखने को मिल जाएगा, कॉल्ड एज द GERD या IBD। पहले तो दोनों आपको ये चीज क्लियर कर लेना है, एक्चुअली दोनों में कोई खास अलग डिफरेंस नहीं है, लेकिन डिफरेंस खाली मेनली किस चीज का है सर, लोकेशन का मेजर डिफरेंस है। अगर लोकेशन वाइज स्टमक के ऊपर है तो GRD है, और इंटेस्टाइन के नीचे है तो हमारा IBD की कहानी आएगी। चलें आगे। तो अब अगर मुझे ट्रीट करना है GRD को, पहले GRD पकड़ो कि अगर GRD को ट्रीट करना है तो क्या किया जाए। सिंपल सी वही कहानी है सर। पहली कहानी यह है कि जो HCl का प्रोडक्शन बढ़ा है घटा दिया जाए, यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दे दिया जाए। ये लिखा है रे नालायक, IBD का फुल फॉर्म ये लिखा है, थोड़ा सा नजर डालो, नालायकी ने भूमिका, नजर इधर रखोगे बेटा तो मिल जाएगा, ठीक है। तो GRD में हम क्या यूज करने वाले हैं सर, वही कहानी। पहला तो हमारा जो स्टमक में HCl प्रोड्यूस होके या सिंथेसाइज्ड होके रिलीज होके जो स्टमक की तरफ आ रहा है उसको हम कम कर दें, यानी डिक्रीज एसिड प्रोडक्शन। अब एसिड प्रोडक्शन डिक्रीज किससे करेंगे सर, PPI से करेंगे सॉरी, PPI से करेंगे, H2 ब्लॉकर से करेंगे, या एंट एसिड दे दो, जो एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाए, एंट एसिड यहां पे दे दीजिए। या फिर एक और तरीका है, क्या सर, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बढ़ा दीजिए। आपने प्रोकाइनेटिक ड्रग नाम सुना है मेरे साथ एंटी इमेटिक वाले क्लासिफिकेशन में। हाँ सर, एक काम करो, प्रोकाइनेटिक ड्रग दे दो। उससे क्या होगा कि स्टमक का जितना भी कंटेंट है वो इंटेस्टाइन की तरफ आ जाएगा, और इंटेस्टाइन से आगे चलता चला जाएगा, यानी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को बढ़ा दिया जाए। कल हमने पढ़ा था ना पिछली क्लास में, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को बढ़ाने वाली प्रोकाइनेटिक ड्रग के नाम मेटाक्लोप्रामाइड, डॉमपेरिडोन। अरे बोलो ना, हाँ नहीं, ऑर्डेंसेट्रॉन मत बोल देना। तो सर वो प्रोकाइनेटिक ड्रग आ जाएंगी। अब इसमें कोई खास क्वेश्चन आपसे बहुत कभी पूछा नहीं गया है, एक ही पूछा जाता है कि GERD का ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा। तो सर ऑब्वियसली HCl के प्रोडक्शन को घटाइए और यहां पे आप PPI देके चले जाइए जी, तो ये हमारे PPI आ जाएंगे। अच्छा सर, अगर PPI नहीं दिया जा रहा है तो देखो, कभी कभी घरेलू नुस्खे अपनाए जाते हैं। अब घरेलू नुस्खे आपको पता है कि हार्ट बर्न हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, जलन हो रहा है, तो घर वाले क्या बोलते हैं कि यार एक काम करो, थोड़ा सा मेथी खा लो, काला नमक खा लो। कभी ऐसा आया जरूर होगा, आया है? हाँ, काला नमक खाइए, गैस निकल जाएगा, ठीक है, और ये प्रॉब्लम नहीं होगा। या मेथी खा लीजिए, कार्डमम वगैरह ले लीजिए, घी खा लीजिए, बहुत सारे ऐसे देसी नुस्खे अपनाए जाते हैं। तो वहीं पे हमारे आते हैं कि कुछ हमारे कार्मिनेटिव क्या होते हैं कि जो हमारे GIT से गैस का एक्सपल्जन कराएं। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, अजवाइन वगैरह है, सोंधी हर्रे वगैरह है, कभी ना कभी खाया जरूर होगा, तो वो सारी चीजें आ जाती हैं। तो यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्डमम टिंक्चर्स आते हैं, स्पाइसेस आते हैं। अब यहाँ स्पाइसेस बोलने का मतलब सर यहाँ पे आपका अजवाइन भी आ गया, सोंधी हर्रे भी आ गया, सर यहाँ मेथी भी आ गया, सर सब कुछ आ गया। और अगर और भी ना निकले तो देखो, सीजन चल रहा है, मौसम चल रहा है, मूली मार्केट में बहुत अच्छे से आ रही है, तो एक काम करिए, मूली के पराठे खाइए और बढ़िया कमरे को बढ़िया बदबूदार बनाइए। ये आपके ऊपर है, ये भी आप कर सकते हो, मैं बिल्कुल नहीं रोक रहा हूं। लेकिन कुल मिला के हमने बोला गैस की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उसको सही करना है, वो जरूरी है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि GRD की ड्रग ऑफ चॉइस, तब PPI में ही जाना। ये सब तो क्या है, एडिटिव है। इनको क्या है कि हम साथ में यूज कर दे रहे हैं, दैट्स ऑल। और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे लाइक जो डाइजेशन को हमारे प्रमोट करते हैं, पेप्सिन है, पेपेन है, पैंक्रेटिन है, ये सब हमारे जूस होते हैं, या हम कहें हमारे एंजाइम होते हैं जो डाइजेशन को हेल्प करते हैं, उनको यूज किया जाता है, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे आ जाते हैं। लेकिन ये सब सपोर्टिव हैं, इससे पहले वाले पे जाइएगा, वो आपके काम की चीजें हैं जो हमें पढ़ना था। नहीं, प्रोकाइनेटिक यहाँ ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है, परेशान मत हो, ठीक है। अब एक बच्चे ने यहाँ पे बड़ा अच्छा सवाल उठाया है कि सर जो प्रोकाइनेटिक ड्रग है और 5-HT4 एगोनिस्ट हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है? आप में से कोई बताएगा? गैस का प्रॉब्लम कैसे होता है? एसिडिटी बढ़ने से। भैया एसिडिटी बढ़ेगी, HCl बढ़ेगा, गैस का इवोल्यूशन होगा, उसी से तो आपकी गैस बनेगी ना। हटो इधर आओ। चलो, अभी अगर याद करो, जब मैंने आपको प्रोकाइनेटिक ड्रग बताया था तो PPI में हमने बात किया था, सॉरी, प्रोकाइनेटिक ड्रग की जब बात हुई थी तो हमने उसमें यह देखा था कि प्रोकाइनेटिक ड्रग में 3 प्रॉपर्टी होती हैं। जरा नजर डालना इधर अच्छे से, ठीक है। कौन कौन से सर? उन ड्रग में D2 ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यानी D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करने की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। साथ ही साथ सर वो 5-HT3 रिसेप्टर को भी ब्लॉक करनी चाहिए, यानी 5-HT3 ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी या 5-HT3 एंटागोनिस्ट प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और इसके साथ में हमने बोला था कि 5-HT4 एगोनिस्ट प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो जिस बच्चे का ये सवाल था, आई होप बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज रहे होंगे, उनको आंसर मिल जाएगा कि सर प्रोकाइनेटिक ड्रग बनने के लिए सिर्फ 5-HT4 एगोनिस्ट है, इससे काम नहीं चलेगा। ध्यान से सुनना,
5 प्रोकाइनेटिक ड्रग बनने के लिए ये तीनों प्रॉपर्टी होनी चाहिए, D2 को ब्लॉक करे, 5-HT3 को ब्लॉक करे और 5-HT4 को एक्टिवेट करे। ये तीनों प्रॉपर्टी होंगी तब जाके वो प्रोकाइनेटिक की क्लास में रखा जाएगा, जहां मेटाक्लोप्रामाइड एंड डोमपेरिडोन मेनली बात किया था। चलेगा? अच्छा, 5-HT4 एगोनिस्ट की बात आई तो वैसे तो हमने इसके बारे में सीसाप्राइड, मोसाप्राइड, अल्सर वाले केस में पढ़ा है, लेकिन मेरे बच्चों हमने एमिसिस में भी पढ़ा है। एक है इकलौती 5-HT4 एगोनिस्ट है विच हैविंग द स्टिमुलेंट परगेटिव प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है और जिसका नाम है प्रूकैलोप्राइड। का नाम याद आएगा? याद आएगा कि नहीं याद आएगा? अगर नहीं याद आया तो मैं थप्पड़ लगाऊंगा, मुर्गा बनाऊंगा, ध्यान रखना। चलिए, तो ये है मेरा GERD। अब आगे की कहानी क्या आती है? IBD। नाम ही देखो क्या है, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। अब ये क्यों हुआ? वैसे इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज एक कॉमन वर्ड है या कहूं कंबाइंड वर्ड है। जब आप इसके रिसर्च में जाओगे तो इसमें आप दो चीजें पाओगे। एक क्या आता है, दैट इज कॉल्ड एज द क्रॉन्स डिजीज कहलाता है। नाम सुना है? क्रॉन्स डिजीज आता है। और दूसरा हमारा यहां पे आता है, दैट इज कॉल्ड एज द अल्सरेटिव कोलाइटिस। क्या आता है? अल्सरेटिव कोलाइटिस। इन दोनों चीजों को कंबाइंडली बोला जाता है IBD। अकेले अकेले नहीं, जब दोनों कंबाइंड हो जाती हैं तब उनको बोलते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस की बात। सर GERD क्या है? कुछ समझ नहीं आया ऋतु बेटा, इसमें क्या समझना था? मैंने बोला जब स्टोमक का HCl आपके इसोफेगस में आ जाता है, ज्यादा हो जाता है, रिफ्लेक्स करके ऊपर आ जाता है और आपके इसोफेगस में जलन पैदा करता है, बर्न कराता है, वही हमारा GERD बनता है। इसमें समझना क्या था? मैं मतलब क्या समझाऊं, बताओ ना। प्रूकैलोप्राइड एक बार और जानना है तो एक बार इमेसिस वाला पढ़ लो बेटा सिद्धार्थ, नहीं तो मैं डंडा लेके भागूंगा तुम्हारे पीछे। और किसको नहीं समझ में आया GERD में? हाँ, इसके पहले GERD ही बताया था। हाँ, अभी डोपामिन के रिसेप्टर आएंगे कहां पे? CNS में। बोलो बोलो बोलो, जरा बोलो। आ गया? अरे नहीं दिया मॉड्यूल में, कोई बात नहीं, पढ़ा रहा हूं ना, पढ़ लो, सुन लो। चलो एक बार, ठीक। अब ये दो नाम सर आपने क्या दे दिया? इसमें से मेरे लिए क्रॉन्स डिजीज इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर कह रहा हूं, लेकिन मेरे लिए अल्सरेटिव कोलाइटिस इंपॉर्टेंट है। अल्सरेटिव कोलाइटिस का मतलब क्या है? देखो, अल्सर, अल्सरेटिव मतलब अल्सर, और कोलाइटिस मतलब कहां पे? कॉलन रीजन में। अब देखो, अल्सर ही है लेकिन ये अल्सर कहां है? कॉलन रीजन में है। अब मैं आप में से अगर नालायक हूं, आपसे पूछूं कि बेटा ये बताओ कि हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसके कितने पार्ट होते हैं? तो सर जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ये 3 पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, DJI बोला जाता है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसके भी 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? सर सीकम, कॉलन एंड रेक्टम। सीकम, कॉलन, रेक्टम की बात किया जाएगा, होगा। हमने यहां पे क्या बात कर रहे हैं कि अगर वही HCl कहां पे हो? कॉलन रीजन में आए, और कॉलन रीजन में आने के बाद अल्सर कॉज करके इंफ्लेमेशन कराए, उसे ही बोला जाता है अल्सरेटिव कोलाइटिस बोला जाएगा। तो अब बच्चों के मन में आएगा कि सर एक काम करते हैं, अगर कॉलन रीजन में अल्सर हुआ है तो एक काम करते हैं, PPI देके यहां भी काम चला लेते हैं, बट नहीं। सिंस आपको पता है कि यहां तक आते आते हमारा जो इंटेस्टाइन का pH होता है, जीपैट 2024 का क्वेश्चन भी है सर, यहां पे हमारा जो pH है वो चेंज हो जाता है, यानी एसिड लगभग पूरी तरह न्यूट्रलाइज हो जाती है। तो सर अगर एसिड न्यूट्रलाइज हो गई तो फिर अल्सर क्यों हुआ? अल्सर का मतलब ही क्या है? मैंने ये नहीं बोला कि अल्सर सिर्फ एसिड की वजह से हुआ। अल्सर का मतलब सिर्फ ये है कि जब भी हमारे गैस्ट्रिक म्यूकोजल लेयर का डैमेज होता है तब हमें अल्सर मिलता है। तो यहां भी गैस्ट्रिक म्यूकोजल लेयर यानी कॉलन रीजन के म्यूकोजल लेयर का डैमेज होगा, लेकिन एसिड की वजह से नहीं। सर यहां पे कई अलग अलग चीजें आएंगी, और इसीलिए अल्सरेटिव कोलाइटिस की जो ड्रग ऑफ चॉइस है, बच्चों आपको जनरल फार्माकोलॉजी में जब प्रो ड्रग वाली टेबल बताई थी, जरा याद करिएगा, तब ये ड्रग कहीं आई थी क्या? सल्फासेलाजिन। ये ड्रग कहीं आई थी प्रो ड्रग वाले टेबल में? हां जी, सल्फासेलाजिन। और भी आएंगे, ऑल सेलाजिन आएगा, हमारा सल्फासेलाजिन आएगा, और सल्फासेलाजिन हमने बोला था प्रो ड्रग होती है। और इस सल्फासेलाजिन प्रो ड्रग के 2 एक्टिव फॉर्म बनते हैं। पहला कहलाता है सल्फापायरिडिन। सल्फापायरिडिन, एक सेकंड, अरे थोड़ा सा तो मेरे से ज्यादा दिमाग आपका घूमते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। सल्फापायरिडिन के नाम से आपके दिमाग में कुछ क्लिक किया? अरे सर ये तो पढ़ा हुआ लग रहा है। हाँ, इसको तो हमने कहीं पढ़ा है। कहां? अरे सर इसको हमने आर्थराइटिस में पढ़ा था। कौन बोला गाउट में? मारूंगा मुर्गा। सर इसको हमने आर्थराइटिस में पढ़ा था। ये देखो, किसी ने बोला अस्थमा में पढ़ा था। हे भगवान, चलो कहां पढ़ा था? सर आर्थराइटिस में पढ़ा था। रूमेटॉइड आर्थराइटिस पढ़ा है ना कि नहीं पढ़ा है?
अभी उसने बोलेगा सर हमने रूमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं पढ़ा है। पढ़ा है, वहां पे ये ड्रग आई थी। तो इसको तो छोड़ दीजिए, क्योंकि इसके जो दो कंपोनेंट बनेंगे, एक बनेगा सल्फापायरिडिन जिसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, और एब्जॉर्प्शन होके वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में आके हमारा आर्थराइटिस में काम करेगा। लेकिन जो दूसरा है जिसको बोलते हैं 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड बोला जाता है, ये जो 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड है ना, इसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। और इसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, ये जीआईटी में ही रहता है, हमारे धीरे धीरे करके कॉलन रीजन में पहुंचता है, और यही 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड मेनली हमारे इस अल्सरेटिव कोलाइटिस में वर्क करती है, अपना रिलैक्सिंग एक्शन देती है। हाँ, आगे जब एंटीमाइक्रोबियल एजेंट पढ़ोगे तब वहां पे आएगा कि सर ये सल्फासेलाजिन क्या है, एक सल्फोनामाइड डेरिवेटिव है, वो बात की बात है। अभी यहां पे रहने का बस समझ में आ रहा है? तो अभी ये देखो, गौरव बाबू का वही सवाल आ गया जो मैंने पहले आंसर दिया कि बेटा यहां वाला ये अल्सर, कृपया करके ये मत कहो कि सर ये अल्सर HCl की वजह से है। सो इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, मैंने बोला ये दो टर्म्स का कंबाइंड वेंचर है। एक हमने यहां पे बात किया क्रॉन्स डिजीज, एंड सेकंड वन कॉल्ड एज द अल्सरेटिव कोलाइटिस। इन दोनों चीजों को मिला के तब हमारी डिजीज बनी है जिसको बोलते हैं इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। एक्चुअली हमने यहां पे बात किया क्या, देखो ये है मेरी हेल्दी कॉलन रीजन। क्रॉन्स डिजीज में क्या होता है, यहां पे अगर आप देखोगे तो फैट का डिपोजिशन हुआ है। फैट के डिपोजिशन होने के बाद वहां पे फिशर्स, छोटे छोटे क्या है, कट जैसे होने लग जाते हैं, हैवी ब्लीडिंग होती है। ये हमारा क्रॉन्स डिजीज की कहानी होगी। मसल्स हाइपरट्रॉफी होती है, स्वेल कर जाता है, साइज बढ़ जाता है, ये होता है। और जो हमारा अल्सरेटिव कोलाइटिस है, वहां पे हमने क्या बोला कि सर जो म्यूकोजल लेयर है ना, वहां पे क्या हो रहा है, अल्सर हो रहा है। ये है अल्सरेटिव कोलाइटिस का नाम दिया गया। कॉज बहुत सारे हैं। प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्लेमेशन रिजल्ट इन डैमेज टू द जीआई ट्रैक्ट। जब ये इन्फ्लेमेशन लंबे समय तक रहता है हमारे कॉलन रीजन में, तब जाके यहां पे डैमेज होता है। धीरे धीरे वहां पे एब्डोमिनल डिस्कंफर्ट आता है, ब्लड लॉस होता है, ब्लड लॉस होने से एनीमिया होता है, डायरिया होने लग जाता है। ये सारी सिचुएशन इसको होता है। अभी फिर किसी महानुभाव के दिमाग में वही है कि सर पाइल्स क्या होता है। मेरे बच्चे, पाइल्स यहां का नहीं है। पाइल्स जो हमारा एनस में स्फिंक्टर होते हैं, जब उनमें इन्फ्लामेशन होता है और उनकी वजह से वहां पे इडिमा होता है, इन्फ्लामेशन होता है और वहां से ब्लड लॉस होता है, वो पाइल्स होता है। तो उधर मत जाओ, पहले यहां पे रहो ना यार। हाँ, ये सारा जो ब्लड है ये फीकल मटेरियल से ही जाएगा और कहीं से नहीं जाएगा। ये भी ब्लड सारा फीकल मटेरियल से ही जाएगा। हाँ, ये क्रॉनिक डिजीज है, ऐसा नहीं है कि इनिशियली ही आपको ब्लड देखने को मिल जाएगा, लेकिन जब लंबे समय तक ये सिचुएशन रहेगी तब जाके यहां पे ब्लीडिंग की प्रॉब्लम आती है। सो अल्सरेटिव कोलाइटिस इज एन आईबीडी दैट कॉजेज इन्फ्लामेशन इन द और इन्फ्लामेशन एंड अल्सर इन योर कॉलन रीजन। मेनली किसको टारगेट करते हैं, कॉलन रीजन को। यस, ऑल्सो कॉल्ड द कॉलन एंड रेक्टम। मेनली कॉलन एंड रेक्टम में ही ये इन्फ्लामेशन आपको देखने को मिलेगा। अब हमने बोला यहां पे ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, सबने एक लाइन में आंसर दिया सर, सल्फासेलाजिन। अच्छा, दूसरा एक बात और बताऊं, क्रॉन्स डिजीज, बवासीर क्या है प्लीज बताओ ना। बवासीर को ही पाइल्स बोलते हैं, उसी के बारे में बता रहा था बेटा कि एनएस के जो स्फिंक्टर होते हैं उनमें जब एडिमा और स्वेलिंग होती है, ब्लड ब्लीडिंग होती है, वो हमारा कहलाता है बवासीर। सर देन व्हाट इज द रीजन फॉर द degeneration of mucosal layer in ulcerative colitis if HCl is not the reason? Dear, inflammation सिर्फ और सिर्फ HCl से होता है क्या, ये मुझे आप पहले आंसर दो। पहले मुझे एक लाइन का आंसर देना, क्या इन्फ्लामेशन सिर्फ और सिर्फ HCl से होता है? मैंने बोला इन्फ्लामेशन है बेटा, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, लंबे समय तक इन्फेक्शन रहा उसकी वजह से हो सकता है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे कई सारे ऐसी भी चीजें होती हैं जो हमारे लगातार ब्लड लॉस होने की वजह से, या मैं कहूं मैल न्यूट्रिशन की वजह से भी हमारा कॉलन रीजन के म्यूकोजल लेयर का डैमेज हो सकता है। अब इडिमा तो बेटा ना ही पूछना तो ज्यादा अच्छा है, तुम लोग वैसी बचकानी हरकत कर रहे हो। इडिमा मतलब बेटा स्वेलिंग, कहीं भी वाटर का एक्यूमुलेशन होगा, स्वेलिंग हो जाएगा, वो है इडिमा। हाँ, ये देखो राजबाबू के नए क्वेश्चन बढ़िया अच्छे, मतलब इनको सब जानकारी यही चाहिए। अरे नालायकों, थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन कॉलेज वाले टीचर से भी पूछ लिया करो, वहां भी आपने 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए फीस दिया है। सर हार्निया और पाइल्स में क्या डिफरेंस है? अब इनको पहले हार्निया पढ़ाएं, पाइल्स पढ़ाएं, आईबीडी और जीआरडी छोड़ जाएं, काम की बात ना बताएं, इनको ये सारी फिलॉसफी बताएं। चलो तुम्हारे डिमांड पे मैं काम करता हूं, कल एक वीडियो जीडीसी ट्विटर में डाल ही देता हूं, देख लेना। हार्निया क्या है, पाइल्स क्या है, बवासीर क्या है, और कुछ हो, खूनी पेचिस क्या है, सब बता दूंगा, चलेगा? हाँ चलो, क्रॉन्स डिजीज। क्रॉन्स डिजीज में हमने क्या बात किया सर, यहां पे भी हमारी जीआईटी डैमेज होती है, लेजन्स होते हैं, कई सारे ब्रेकेज होते हैं, और वहां से भी हमारा क्या है, ब्लड लॉस होता है। इट मे इन्वॉल्व एट एनी पार्ट, ये देखो कहीं भी हो सकता है, क्रॉन्स डिजीज कहीं भी हो सकता है, लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस कॉलन या रेक्टम रीजन पे ही जब होगा तभी नाम दिया जाता है। ठीक नहीं, अगर तुम्हें शौक हो तो पूछना, मैं बताता हूं ना कि पाइल्स कहां होता है। बढ़िया हिंदी भाषा, हिंदी वर्णमाला में आपको सह अक्षर, आपको सारी चीजें प्रमाणित करके मैं आपको आपके ज्ञान का वर्धन करके उसमें वृद्धि कराऊंगा, हिंदी ही वर्णमाला में। सुनना जरा ध्यान से। चलो, तो हमने बात किया कि सर जो हमारा आईबीडी है
बोले तो मेनली अल्सरेटिव कोलाइटिस है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में हमारा मेनली कौन सी ड्रग यूज होती है सर? सल्फासेलाजिन यहाँ की ड्रग ऑफ चॉइस होती है। हमने बोला सल्फासेलाजिन में हमारे दो कंपोनेंट होते हैं, एक सल्फापायरिडिन जिसको हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज करते हैं, और दूसरा हमारा आता है 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड। यही 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड फर्दर क्या करता है, जितने भी हमारे इंफ्लामेटरी मीडिएटर्स हैं, टीएनएफ अल्फा, ल्यूकोट्राइएन, जितने भी इंटरल्यूकिन वगैरह हैं, इनको इनहिबिट करने का काम होता है किसका? 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड। इसी तरह ऑलसेलाजिन, बेलसेलाजिन, ये भी सल्फासेलाजिन डेरिवेटिव ही हैं, बट थोड़ा सा अंतर है। बेलसेलाजिन की बात किया जाएगा, इसमें 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड ही होते हैं, ऑलसेलाजिन में सल्फापायरिडिन नहीं होता है। इधर अब देखो, जब हम सल्फासेलाजिन की बात करेंगे तो वहां सल्फापायरिडिन और 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड आया, लेकिन जब हम ऑलसेलाजिन की बात करेंगे तो उसमें दो मॉलिक्यूल 5 ASA के ही हैं, जबकि बेलसेलाजिन में एक हमारा 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड है और दूसरा अमीनो बेंजाइल एलेनिन है सब में काम की चीज एक ही, क्योंकि हमने बोला था अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो एक्चुअली यूजफुल है वो यही यूजफुल है, बाकी का काम नहीं है। तो जहां भी हमारा 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड है वही हमारा ये रोल प्ले करता है। और मैंने आपको जब रूमेटॉइड आर्थराइटिस पढ़ा रहा था तो वहां एक बात और बताई थी बेटा कि सर आपका ये सवाल था कि सर हम सल्फापायरिडिन या 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड का प्रोड्रग ही क्यों लेते हैं, ऐसा क्यों नहीं कि हम डायरेक्ट सल्फापायरिडिन ले ले या डायरेक्ट 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड ले ले? बेटा नहीं ले सकते, क्योंकि उनका हमारा उतना अच्छा एक्शन नहीं होगा। वो बॉडी में आने के बाद जब वो ब्रेक डाउन होंगे तभी वो हमारे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारी चीजें हमारे स्टमक में HCl से ब्रेक डाउन हो जाती हैं, तो इसीलिए प्रोड्रग बनाए जाते हैं। ठीक है, और सल्फापायरिडिन का तो एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा अगर आपने उसको ओरली डायरेक्ट लिया, तो इसलिए प्रोडक्ट के फॉर्म में आते हैं। और एक सवाल यहां पे ये भी दिया था कि बेटा जो हमारा 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड या सल्फापायरिडिन है, इन दोनों का जो ज्वाइंट होता है, दोनों आपस में जुड़ते हैं, कंबाइंड होते हैं, तो उसमें कौन सा बॉन्ड रहता है? तो सर उसमें एजो रिडक्शन बॉन्ड रहता है। कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? एजो बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब एजो बॉन्ड आप बताइएगा किसके किसके बीच में होता है? मोड ऑफ एक्शन बताइए सर। इधर देखिए ना बाबू, ए लल्ला, ये है मोड ऑफ एक्शन, यही है। 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ इंफ्लामेटरी मीडिएटर्स। सर इनके प्रोडक्शन को इनहिबिट करते हैं, और अगर आपने इन इंफ्लामेटरी मीडिएटर्स यानी इंटरल्यूकिन, टीएनएफ अल्फा या हमारे ल्यूकोट्राइन्स वगैरह को इनहिबिट कर दिया तो सर हमारा अल्सरेटिव कोलाइटिस में इन्फ्लामेशन नहीं होगा। अब बेटा अगर इन्फ्लामेशन ही नहीं हुआ तो फिर आप आगे बता ही दोगे। एजो बॉन्ड बेटा नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में पाया जाने वाला बॉन्ड है, आपने खूब अच्छे से केमिस्ट्री में पढ़ा है, ये हमारा एजो बॉन्ड के नाम से जाना जाता है ना। बढ़िया, हाँ जी, ये हमारी म्यूचुअल ड्रग होती है। सल्फासेलाजिन या ऑलसेलाजिन ये सब हमारी क्या है? म्यूचुअल ड्रग है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस आप कुछ एंटीबायोटिक, ग्लूकोकार्टिकॉइड या इम्यूनोसप्रेशन का भी यूज कर सकते हैं। बट फिर वही, अगर आपसे ड्रग ऑफ चॉइस पूछा जाएगा तो सल्फासेलाजिन का ही आंसर दीजिएगा। अब एक के मन में आएगा, सर ये बताइए यहां पे ऑलसेलाजिन में तो दोनों 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड हैं, तो हम सल्फासेलाजिन क्यों बोलें, इसको क्यों नहीं दे सकते? बेटा टॉक्सिसिटी नाम की चीजें भी होती हैं कुछ, तो इसीलिए इसको हम ना देके हमारा पहला और प्रिफर्ड और सेफर टारगेट है सल्फासेलाजिन, जो मेनली दिया जाता है। बस इतना ही आपको पढ़ना है, इससे ज्यादा आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। टीएनएफ का मैंने पहले भी बताया है बेटा, फुल फॉर्म ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर टीएनएफ अल्फा के नाम से जाना जाता है। भैया ड्रग क्लासिफिकेशन का ट्रिक ही है ड्रग कुंडली, जिसको 15 नवंबर से पर डे एक क्लासिफिकेशन का ट्रिक आप तक आएगा। थोड़ा तो उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है पवन? बस जिस दिन जो बोलूं उतना करते जाना, दैट्स ऑल। चलो आओ थोड़ा सा जीआईटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखें, पढ़ा है ना? फटाफट बताओ। विच ड्रग हैज केमिकल कंपोजिशन एज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फेटेड सुक्रोज, उसका नाम क्या है? जाने दो बेटा गौरव को। अरे सल्फेटेड से याद आ जाएगा, अरे हाँ आया 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 आया, सुक्राल्फेट। जी हाँ, हमने बात किया था सल्फेटेड सुक्रोज, जहां पे हमें मिला एल्यूमिनियम, यहां से मिला सल्फेटेड, यहां से मिला सुक्रोज। हमने बोला सल्फेटेड सुक्रोज, जिसमें हमारा एल्यूमिनियम और सल्फेटेड सुक्रोज मिलकर बनता है सुक्राल्फेट, जो कि अल्सर प्रोटेक्टिव एजेंट के नाम से जाना जाता है। जी नेक्स्ट, अल्सर हीलिंग ड्रग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रूट ऑफ द लिक्वेरिस। अभी किसी बच्चे ने शुरू में क्वेश्चन कर रहा था कि सर वो लिक्वेरिस के रूट से जो ड्रग मिल रही थी वो किस क्लास की है? तो बेटा क्लास यहां लिख गई है। अब ड्रग आप बता दो, कार्बेनोक्सोलोन की बात याद आएगी, याद आ रही कि नहीं याद आ रही है? जरा एक बार सारा क्लासिफिकेशन दिमाग में टिक कर जाइएगा। अल्सर के क्लासिफिकेशन में हमने मेनली 2 क्लासेस देखी हैं, वैसे तो अगर आप जाओगे तो टोटल कई सारी आ जाएंगी, 4 क्लासेस, लेकिन पहले क्या देखा था? द ड्रग विच इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ HCl, जहां पीपीआई यानी प्राजोल क्लास की ड्रग आई। बोलो मेरे साथ बच्चों,
प्राजोल यानी पीपीआई जहां प्राजोल ड्रग आई और H2 ब्लॉकर ने सिमेटिडीन और रेनिटिडीन को थप्पड़ लगा के आई। H2 ब्लॉकर ने बोला जा पीले प्यारे पायरेंजेपिन और टेलेंजेपिन को पकड़ के लाई और साथ ही साथ हमारा चुपके से वहां पे प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग मिसोप्रोस्टॉल एंट्री कर आई। हो गया सर, यही ड्रग थी। नेक्स्ट हमने बात किया कि कौन सी आती है जो HCl को तहस नहस कर जाती हैं, एंटासिड के नाम से जानी जाती हैं। एंटासिड दो क्लासेस में आती हैं, एक जो जिसका एब्जॉर्प्शन होता है सिस्टमिक एंटासिड कहलाती है, दूसरा जो बेचारी नहीं एब्जॉर्ब हो पाती है, जीआईटी में रह जाती है और नॉन सिस्टमिक एंटासिड बनके वहां पे छा जाती है। नॉन सिस्टमिक एंटासिड में हमने मैग्नीशियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम की बात करना था और सिस्टमिक में सोडियम को उसके हाल पे छोड़ के आ जाना था। फर्दर आगे चलेंगे तो हमें क्या मिला था? अल्सर प्रोटेक्टिव एजेंट, जिसने एक प्रोटेक्शन लेयर बनाया था जहां पे सुक्राल्फेट और सीबीएस को हमने अपने दिमाग में बैठाया था। अल्सर हीलिंग साथ में आया था, लिक्वेरिस की रूट से निकल के आया था, कहलाया था कार्बेनोक्सोलोन, और लास्टली जाते जाते हमने एक क्लास और रख लिया था जिसका नाम आप बता दीजिएगा, एक्सुएंट के नाम से बोला गया था। बोलो 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 बोलो। मैंने बोला ना बेटा, पढ़ाई करो। अरे एनटीएच पाइलोरी वाली ड्रग थी यार, एनटीएच पाइलोरी ड्रग, मेरी प्यारी कैट कहां छोड़ के दिए यार। पढ़ना, पढ़ाई को बोरिंग बनाओगे, लिटरली बहुत बोरिंग होता है, लेकिन पढ़ाई को फनी और इंटरेस्टिंग बनाओगे, मजा आ जाएगा। तुम क्या चाहते हो ये तुम्हें डिसाइड करना है। पढ़ाई तो बोरिंग है, किसको अच्छी लगती है? चलो, विच बैक्टीरिया कॉजेज पेप्टिक अल्सर? बोलो 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 बोलो। ड्रग कुंडली का ट्रेलर मिला कि नहीं मिला? पूरी ड्रग कुंडली या तो पोएम पे डिसाइडेड बनी है या फिर वो आपकी किसी स्टोरी पे बनी है या छोटे छोटे शायराना अंदाज में है। पूरी ड्रग कुंडली इसी नाम से है, थोड़ा सा सबर करना। विच बैक्टीरिया कॉजेज द पेप्टिक अल्सर? अरे यार ये भी कोई कहने वाली बात है सर, है बैसिलस बैक्टीरिया आया था एच पाइलोरी के नाम से जी, है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। मैंने क्या बोला था शुरू में बेटा? फार्माकोलॉजी से कुछ हो ना हो, तुम्हारा प्यार मोहब्बत जरूर करवा दूंगा। आज भी मेरी मैडम कहती है कि आपको हमसे ज्यादा तो फार्माकोलॉजी से प्यार है। हम कहते हैं हाँ, इसमें कोई शक ही नहीं है, क्योंकि आपसे पहले वो हमारे जीवन में आया है। चलो, सिस्टमिक एंटासिड फटाफट बताओ सर। सोडियम डेरिवेटिव की बात करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट। लास्ट क्वेश्चन, पीपीआई एक्ट ऑन विच सेल्स ऑफ जीआईटी? सर ड्रग इंड्यूस्ड नसाइड इंड्यूस्ड अल्सर की बात करिएगा, ड्रग ऑफ चॉइस, तो आपको सिंपल सा एक लाइन का आंसर देना है, पीपीआई। सर आपकी अरेंज मैरिज हुई थी? हाँ, क्योंकि प्यार तो हम खाली फार्माकोलॉजी से ही किए थे ना। चलो, दे दिया आंसर कि नहीं? पैराइटल सेल, हाँ पैराइटल सेल, जहां से HCl सीक्रेट आउट होता है। चलिए, तो आज के सेशन को यहीं तक रखें। आज हमारा जीआईटी पार्ट खत्म है। नाउ यू ऑल आर फ्री टू रिवाइज द जीआईटी फॉर द सैटरडे टेस्ट। पूरा क्लासिफिकेशन याद होगा, बट थोड़ा सा कहता हूं ना, याद करना है, खाली रीड नहीं करना है ना। सर वो स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था, सुक्राल्फेट यूज नहीं होगा, नहीं होगा बेटा, क्योंकि यहां प्रोटेक्शन की बात ही नहीं है। ब्रांच इंपॉर्टेंट है या कॉलेज? पहले कॉलेज फिर ब्रांच। मैम की जॉब फील्ड क्या है? मैम प्राइमरी की टीचर है। ठीक है, चलो मिलेंगे कल डायूरेटिक के साथ। तो किडनी से दोस्ती करके आना, किडनी के पार्ट